हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं महेश कुमार वर्णवाल सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो NCERT सार संग्रह के रूप में है। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक है। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें जो है हम लोग साइंस का जो है सीरीज फिजिक्स का स्टार्ट किए हैं और उसका प्लेलिस्ट बना है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को अवश्य देखें। और मैं इस बुक को कम्प्लीटली करा दूंगा, धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद जो है सभी वीडियो को एक साथ जोड़ करके जो है मास्टर वीडियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग अलग और हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी का जो है मैं करा दूंगा। इसी कड़ी में जो है आज मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को लाया है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो है पहले चैप्टर क्या है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो है देखते हैं इसका जो है इंट्रोडक्शन के रूप में जो दिया है, पहले उसको देख लेते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव समुदाय और वातावरण के। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव समुदाय और पर्यावरण के यानी वातावरण के। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो जैविक संघटक, अजैविक संघटक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। देखिए पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो जैविक संघटक, जिसे जैविक संघटक, उसके बाद अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। ऐसे पर्यावरण को हम लोग शॉर्ट में जैव और अजैव से बनी दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें जो है ऊर्जा संघटक को भी ऐड कर दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड जो है आपका डेफिनेशन हो जाता है इसका। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नी नेश ने। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नी नेश ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। नेक्स्ट देखते हैं एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वह क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से। 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय या अस्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 ईस्वी में। धारणीय या अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। आगे देखते हैं पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं, तो कवक और जीवाणु। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं, तो कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है कैसा होता है, तो सीधा यानी अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीव भार का पिरामिड बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है, तो जलीय परितंत्र में जो है उल्टा बनता है। जीव भार का पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है, तो जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। यह जो है समुद्री वातावरण में कौन से जीव प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पारितंत्र का गतिक हृदयक किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को।
किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्रिका। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्रिका निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें आगे जो दिया है वो है आपका सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो महासागर। महासागर या सागर जो है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया गया है। जो बॉक्स में दिया है उसे देखते हैं। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। आगे देखते हैं वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका बिहार में जो है पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौर्य विकिरण को यानी सोलर रेडिएशन को। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौर्य विकिरण यानी सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा कह सकते हैं। सूरज जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, शॉर्ट में से कह सकते हैं आप। रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जिसे सौरिक विकिरण कहेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर है यानी सूर्य। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो लिंडमैन ने, रेमंड लिंडमैन ने जो है 10% का नियम दिया है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रीटर। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रीटर। पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन यानी यूके ने, जो यूके के थे। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन, जो यूके के थे। पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषाहार स्तर प्राप्त होता है तो सर्वाहारी को। पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो सर्वाहारी को। नेक्स्ट है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में। अब देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था, इसे याद रखिएगा। अब जो हम लोग यहाँ बायोम एवं जैवमंडल, बायोम एंड बायोस्फीयर के बारे में देखते हैं और इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जैव विविधता जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं बायोम और जैवमंडल में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो बायोम कहलाता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम है, जिसे महासागर कह सकते हैं। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है।
जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक और अजैविक दोनों घटकों को। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों को। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, फूड वेब। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी। आगे देखते हैं, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, की स्टोन प्रजातियां, की स्टोन स्पीसीज कहलाती है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, की स्टोन प्रजातियां या की स्टोन स्पीसीज कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी वन बायोम। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। नेक्स्ट देखते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो आयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो आयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। आगे देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम। विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को जो है पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथस। फिर से देखते हैं, सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथेस कहते हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का। आगे देखते हैं, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 ईस्वी से। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 ईस्वी से। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्य प्रवासी होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति। आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। अनुकूलतम ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में।
हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो इसका आंसर है सवाना बायोम। हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम की। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियों की स्टोन स्पीसीज का संरक्षण करना आवश्यक है। तो परितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों करना आवश्यक है? तो पारितंत्र की जो है अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कि स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करते हैं? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पौधों की जाति, उनकी संरचना, वृद्धि किस पर निर्भर करते हैं? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन जो है किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन बायोम में। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन कहलाता है। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो चार्ल्स एल्टन ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को। अब जो है इसमें जो लास्ट में नीचे एक सेंटेंस दिया होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जैव विविधता के बारे में जो है अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज देखेंगे हम लोग। जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति जो है जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता यानी डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है वाल्टर जी रोसेन ने। सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। अब जो बॉक्स में दिया है उसे भी देख लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है जैव विविधता दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है जैव विविधता दशक को। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 ईस्वी में। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 ईस्वी में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों
की उपलब्धता तथा जैव विविधता की अधिक पाई जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में, वर्ष 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में, वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है शिवकथार्न। भारत में लेह बेरी के नाम से जो है कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो शिवकथार्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अति सघन वनों हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है 23 जनवरी 2001 ईस्वी को। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो इसका आंसर है, यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंह, पुच्छ, वानर, मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत में सिंह, पुच्छ, वानर, मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है वर्ष 2002 में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया है? तो इसका आंसर है वर्ष 2002 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो इसका आंसर है डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो इसका आंसर है डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कच्छ की खाड़ी में। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कच्छ की खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुडालैंड निकोबार द्वीप समूह में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो इसका आंसर है चमगादड़ों की एक प्रजाति है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो चमगादड़ों की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर है IUCN से। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN से संबंधित है। कौन सी औषधि यानी मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। कौन सी औषधि यानी मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनेक सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बल्लभगढ़, हरियाणा में। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बल्लभगढ़, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस प्लांगेस है? तो इसका आंसर है रेड पांडा का। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नेम एलुरस
प्लंगेस है, तो इसका आंसर है रेड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है हंगुल मृग के लिए। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है हंगुल मृग। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो अमोनियम के रूप में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो अमोनियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है, तो पौधों की जड़ों के द्वारा। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है, तो पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। अब देखते हैं बॉक्स में जो दिया है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को, तो पूर्वोत्तर राज्यों को जो है जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अब जो है ये लास्ट लाइन देखते हैं, इसमें इस पेज में जो है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682। वर्ष 2018 में जो था 2967 हो गई है, अभी जो है बढ़ गया है, वृद्धि हो गया। 2018 में जो बाघों की गणना हुआ था तो कितना था, तो 2967, और 2022 में जो है बाघों की गणना हुआ भारत में तो 3682 हुआ। आगे देखते हैं अगला पेज में, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोजियोग्राफिकल एरियाज में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर है 10। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 10। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर है चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो चरम समुदाय यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है, तो इसका आंसर है नारियल को। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है, तो इसका आंसर है नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर है बाणगंगा तथा गंभीरी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है, तो इसका जो आंसर है 18। भारत में जो है वर्तमान में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 है। आइए देखते हैं हम लोग भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो है दाचीगाम है, सालिम अली सिटी फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, किश्तवाड़ है, काजीनाग है, और ये इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान टोटल जो है दिया है 106, वन्य जीव अभयारण्य 573 है पूरे भारत में, और टाइगर रिजर्व 55 है। अब देखिए वन्य जीव अभयारण्य जो है शीत मरुस्थल, ओकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये सभी हैं जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में देखते हैं हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव अभयारण्य जो है सांगथांग
1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हरियाणा में जो है राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर सुल्तानपुर, और वन्य जीव अभयारण्य जो है हरियाणा में क्या है तो कालेसर और नाहर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और इंदर किला है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। और वन्य जीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा है तो चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, खीरगंगा, पिन घाटी, सिमबालबारा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो वर्ष 1936 में स्थापित हुआ था। गंगोत्री गोविंद पशु विहार, नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में है केदारनाथ, 967 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में देखते हैं केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंद्र हिल्स, दर्रा, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य में जो है आपका माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, और आपका टाइगर रिजर्व जो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली इत्यादि। गुजरात में जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो गिर वन है, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, वंसदा। और वन्य जीव अभयारण्य गिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी में जो है नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा जंगली गधा। महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क है संजय गांधी जो बोरीवली में है, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चांदोली। और महाराष्ट्र में जो वन्य जीव अभयारण्य है वह पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर, कालसुबई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा, करनाल पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, पौनी, करहांदला। और इसमें जो आपका टाइगर रिजर्व है मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सहेद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर। गोवा में देखते हैं जो नेशनल पार्क है महावीर, जिसे मोल्लेम कहते हैं। महावीर 40 वर्ग मील में फैला हुआ ये वन्य जीव अभयारण्य है। अब कर्नाटक में देखते हैं नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंशी, बांदीपुर, ये सभी नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभयारण्य जो है दांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। और टाइगर रिजर्व बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंशी, काली, नगरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर ये है। केरल में देखते हैं अनाईमुदी, इराविकुलम, मथिकेटन, शोला, पराम्बिकुलम, शोला, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सभी केरल में नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभयारण्य थडेकड, पक्षी अभयारण्य इडुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मलाबार, पेरियार, वायनाड। और यहाँ जो टाइगर रिजर्व है पेरियार और पराम्बिकुलम है। अब देखते हैं हम लोग केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वह मेंट्रॉक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं तेलंगाना राज्य में जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हारिन वनस्थली मुगरावनी, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। और वन्य जीव अभयारण्य जो है नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किनेर सानी। और टाइगर रिजर्व जो है कवल और अमराबाद है। तमिलनाडु में जो है इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, सागरीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। और वन्य जीव अभयारण्य जो है कोडाई कनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकाड़, वेदांतगल, वेलानाडु और मुदुमलाई है। ये आपका वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में। और टाइगर रिजर्व है कलकड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लीपुथुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम। आंध्र प्रदेश में देखते हैं राजीव गांधी जो रामेश्वरम में है, रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध है। पॉपी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर है, ये राजीव गांधी नाम से प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है, ये टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय। और जो वन्य जीव अभयारण्य है अशान कमार, सीता नदी।
और टाइगर रिजर्व इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचान कमार है। ओडिशा में भितरकनिका, सिमलीपाल, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य भितरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदन कानन, सतकोशिया, गौर्ज, सिमलीपाल। और ये जो टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, सतकोशिया, गौर्ज। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जलदापारा, ये पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में चपरामारी, बल्लभपुर और सुंदरवन, बुक्सा, ये जो है आपका टाइगर रिजर्व है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, राजबाड़ी में। और गुमटी, सिपाही जाला, ये वन्य जीव अभयारण्य है। मिजोरम में मुरलेन, फवंगपुई, ब्लू माउंटेन और दम्फा थोरांटलांग, ये वन्य जीव अभयारण्य है। दम्फा या दम्पा टाइगर रिजर्व है। मणिपुर में केबू लामजाओ, सिरोही, ये आपका नेशनल पार्क है, जो एक तैरता हुआ, विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबू लामजाओ, ये मणिपुर में है। आगे देखते हैं नागालैंड में इंटाकी फाकिम 642 हेक्टेयर में फैला हुआ ये वन्य जीव अभयारण्य है। और इंटाकी जो है ये आपका नागालैंड का नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा माउलिंग और पखुई सेसा ऑर्किड, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य है। और नामदफा माउलिंग, ये आपका नेशनल पार्क है। नामदफा पके कमलांग, ये आपका टाइगर रिजर्व है। असम में डिब्रू साखोवा, काजीरंगा मानस, ओरांग नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये सभी जो है नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभयारण्य दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी एंगलोंग, लाखोवा, ये आपका असम का वन्य जीव अभयारण्य है। मानस, नेमरी और काजीरंगा, औरंगा, ये सभी जो है आपका क्या है तो वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है टाइगर रिजर्व है असम का। सिक्किम में जो है कंचनजंगा, ये नेशनल पार्क है। और किताम पांगोलंखा, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य है। मेघालय में बाल्फक्रम, नोक्रेक रिज, गारो पहाड़ी में है और ये आपका नेशनल पार्क है। नोंग खैलेम, सीजू, बाघमारा, पिचर प्लांट, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य है जो मेघालय में। झारखंड में बेतवा लिखा है लेकिन बेतला नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभयारण्य जो है दालमा है, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोपचांची लिखा है जो गलत है, तोपचांची होगा। मैं खुद झारखंड के पलामू जिला से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व है। बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ वन्य जीव अभयारण्य जो है भीम बांध है, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। उत्तर प्रदेश में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। और वन्य जीव अभयारण्य जो है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना आदि है। और दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर, ये टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़, फॉसिल, मंडला, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे पेंच कहते हैं, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, कुनु, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन, घड़ियाल, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी, पेंच, वीरांगना, दुर्गावती, ये टाइगर रिजर्व है। अंडमान एवं निकोबार में देखा जाए 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य देखते हैं टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभयारण्य आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। दिल्ली में देखते हैं यहाँ जो है सिर्फ वन्य जीव अभयारण्य एक है, असोला भाटी, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग देखते हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में।
तो कौन कौन जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में देखते हैं। क्रम संख्या से दिया हुआ है। नीलगिरी जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और यह राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सम्मिलित है। और कब ये शामिल हुआ है, ये जो है कब शामिल हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में, तो 2000 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे जो है मन्नार की खाड़ी आरक्षित वन क्षेत्र जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, और यह जो है तमिलनाडु राज्य में है और यूनेस्को के लिस्ट में जो है 2001 में शामिल हुआ है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और 2001 में यह शामिल हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय में है और 2009 में शामिल हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल ओडिशा में है, 2009 में शामिल हुआ। अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है और यह 2012 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अगस्त से मलाई तमिलनाडु में है, 2016 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में इसे यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। पन्ना मध्य प्रदेश में है, 2020 में इसे शामिल किया गया है। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है नीलगिरी वर्ष 1986 में। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो नीलगिरी में वर्ष 1986 ईस्वी में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो इसका आंसर है आनुवांशिक विविधता। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो आनुवांशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है, तो रोजर और पनवार ने। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है, तो रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है, तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया। अरीबादा क्या है, तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 ईस्वी में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ओस्लो नॉर्वे में। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ओस्लो नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। अभी ऊपर में हम लोग देखें कितना है, तो मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे अधिक है। कितना, 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो इसका आंसर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है, तो जामनगर गुजरात में है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर है जामनगर गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के वनों में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। बॉक्स में दिया है उसे देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है और 1936 में स्थापित किया गया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अब जो है फिर से नया नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रखा गया है। वो क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो इसका आंसर है कजिन द्वीप सेशेल्स। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, कजिन द्वीप सेशेल्स में। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है वेदांथंगल तमिलनाडु में। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था, तो वेदांथंगल तमिलनाडु में। आगे देखते हैं भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्यों में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बारहसिंघा के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंघा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो फ्रैंक, स्माइथ और हॉल्ड्सवर्थ ने। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी भारत का जो है प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र पर्वतारोहियों ने खोजा था। तो किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक, स्माइथ और हॉल्ड्सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा डॉल्फिन को। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को। प्रमुख पक्षी अभयारण्य के बारे में देखते हैं। घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चिराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास ओडिशा में है। कुमाराकोम पक्षी विहार या वेम्बनाद पक्षी विहार कोट्टायम केरल में है। अब जो है हम लोग ये इस जो चैप्टर है इसका लास्ट लाइन देखते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल MAB कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं अब जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस चैप्टर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें GHG यानी ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर है जोसेफ फोरियर ने। किस गैस का वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प यानी वाटर वेपर है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प यानी वाटर वेपर है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो वर्ष 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो वर्ष 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर द्वारा। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान यानी टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का क्यों बढ़ता है? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए। मीथेन गैस यानी CH4 गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व के तापमानों पर आंकड़े
प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर है अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर आइस शीट को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। हिम तत्व यानी आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर शीट को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। आगे देखते हैं हम लोग। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पत्तियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? तो समोच्च बांध यानी कंटूर बॉन्ड, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो समोच्च बांध या अनुपथ सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के गठन का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर है कानकुन सम्मेलन, मैक्सिको में वर्ष 2010 में। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कानकुन सम्मेलन में, मैक्सिको वर्ष 2010 में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर या महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी महासागर पर पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ष 1969 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड वर्ष 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। आगे देखते हैं। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो इटली तथा स्विट्जरलैंड को। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो इटली और स्विट्जरलैंड को। आगे देखते हैं। ऊर्जा की बचत पर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय जो है घंटे में 8:30 PM to 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषम थीम था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो 8 अगस्त 2017 को। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो इसका आंसर है 8 अगस्त 2017 को। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। ओजोन परत, क्षरण एवं प्रदूषण, इससे संबंधित चैप्टर को और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपका क्या बचेगा? विविध बचेगा। 3 पेज है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और विविध
आपका जो है बचेगा। विविध के बाद भी विविध में जो है 2 पेज आपका बचा हुआ है। तो ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है ओजोन परत वायुमंडल के किन स्तर में स्थित होती है? तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर या किस परत में स्थित होती है? तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 20 से 35 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका आंसर है 20 से 35 किलोमीटर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की? तो GW केंट मूर ने। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की? तो GW केंट मूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन फ्रैंकलिन ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल की खोज किसने की? तो ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन फ्रैंकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो इसका आंसर है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301 आदि। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस OFS कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ यानी ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस OFS कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक है और त्रिवेंद्रम में जो है सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो इसका आंसर है मानव जनित प्रदूषक के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो द्वितीयक प्रदूषक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो सुपोषण। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो सुपोषण। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो लेड यानी सीसा।
ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है। जैव उपचारण बायोरिमेडिएशन से तात्पर्य है तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। जैव उपचारण से तात्पर्य है तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया यानी NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है स्वस्थानीय जैवोपचार। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो स्वस्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाह्य स्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो उसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाह्य स्थानीय जैव उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। प्रदूषकों को जड़ों और पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है फाइटो निष्कर्षण। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फ्रेबी एवं ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसॉन ने की थी। अगला जो है स्लाइड में देखते हैं। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को। प्रदूषक और दुष्प्रभाव देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है श्वास यानी सांस लेने से संबंधी रोग हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या हो जाती है। धूलकण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचता है। सीसा से जो है कैंसर हो जाता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाते हैं? तो दामोदर नदी। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी है। नेक्स्ट है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मिथेनोग्लोबोनीमिया कहते हैं। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक गैस पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक गैस पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का। अगला क्वेश्चन है इंसीरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए। इंसीरेटर्स का प्रयोग
इंसिनरेटर्स का प्रयोग जो है कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में। अगला है, कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन गैस। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग एवं दमा रोग। पार्थेनियम यानी गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग एवं दमा रोग। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन का। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण का यानी थर्मल पॉल्यूशन का। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। अब जो है आगे देखते हैं, शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टॉल्यून और जाइलिन। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टॉल्यून और जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो इसका आंसर है रक्त कैंसर। बेंजीन के कारण जो है कौन सा बीमारी होने का खतरा होता है? तो इससे जो है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर होने का खतरा होता है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होता है? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूलकणों से। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकणों से होते हैं? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूलकणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियासिस। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की अधिकता। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम यानी खतरा रहता है? तो कपड़ा उद्योग में। किस उद्योग में संलग्न लोगों की बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का खतरा रहता है? तो कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी से। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी को। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फॉर्सिंग के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फॉर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को हो जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को हो जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूलकण फेफड़े को प्रभावित करता है। शीशा मस्तिष्क को, पारा उदर को यानी पेट को, कार्बन मोनोक्साइड रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। अब देखते हैं इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। मित्रों, अब जो है ये आपका पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन एक स्लाइड में ये है और एक विविध है जो 2 पेज में ये है। तो ये जो है लास्ट पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे हम लोग। पार्ट 1 को जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 को भी देख लीजिए, लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो
इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वाचिंग। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, और इसके बाद हम लोग ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो विविध चैप्टर है उसको देखेंगे। तो इसमें जो है संगठन देखते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना वर्ष 1972 में हुआ था। सदस्य देश 193 है। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और इसका उद्देश्य क्या था। तो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं IUCN यह क्या है। तो यह जो संस्था है इसका स्थापना 1948 अक्टूबर में हुआ था। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और सदस्य 1300 है। ये 1300 हमको गलत लग रहा है, 130 होना चाहिए, जो भी हो। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। स्थापना अक्टूबर 1948 में हुआ था। मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में हुआ था। सदस्य क्या है आप लोग थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा। इसका क्या उद्देश्य था। तो यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला जो संस्था है वन्य पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय CITES या वाशिंगटन कन्वेंशन इसको बोलते हैं। तो स्थापना वर्ष 1973 ईस्वी है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्य देश 183 है। इसका मुख्य उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न न करे। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। आगे है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय। स्थापना जो है इसका 1979 में हुआ था। सदस्य जो है 313 है इसके और मुख्यालय बॉन जर्मनी। यह अभी समय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। आगे देखते हैं विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इसका स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में। सदस्य 100 और मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड है। यह पर्यावरण संरक्षण एनवायरनमेंट कंजर्वेशन शोध यानी रिसर्च तथा पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन के लिए कार्य करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1922 है और सदस्य 121। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में और यह पक्षियों एवं उनके आवासों हैबिटेट्स का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है। आगे देखते हैं संस्था के बारे में वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। तो यह जो है इसका स्थापना वर्ष 1974 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रीन पीस स्थापना वर्ष 1971। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जलवायु परिवर्तन निवारणीकरण और आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्थापना वर्ष 1996। मुख्यालय इसका वेंजनिंजन नीदरलैंड्स है और यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने और नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रॉटरडम कन्वेंशन यह इसका स्थापना 1998 में हुआ। सदस्य 157। मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड्स में है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना। आगे देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन या इसका स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ। सदस्य 152 है। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। आगे देखते हैं ये EVS का जो है विविध है और यह जो कंटेंट लिया गया है आपको मालूम है कि IPS महेश बर्नवाल सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कॉस्मोस NCERT सार संग्रह बुक है जो विभिन्न भारत में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। सभी जो है अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए और किसी एक ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि आपके एक शेयर से जो है किसी का भला हो सकता है। और यह जो है लेटेस्ट यानी 2024-25 का जो है एडिशन का बुक है और इसमें हम लोग जो है कम्प्लीटली पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है और ये जो है आपका पर्यावरण कंप्लीट हो रहा है, साथ ही आपका स्टार्ट हो गया है बायोलॉजी का। तो आप लोग जो है जुड़े रहेगा हमारे चैनल से। आइए देखते हैं विविध का पहला क्वेश्चन है वो है आपका
पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से है। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया प्रमाणन चिन्ह होता है इको मार्क। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जिसे कहते हैं द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो थे इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सिएरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। आगे क्वेश्चन देखिए, पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो वर्ष 1982 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 2008 ईस्वी में। आगे देखते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह चिपको आंदोलन का नारा था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन के लिए। वन एवं वन्य जीव के सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए जो है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष WWLF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो पांडा। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर था? तो वो था पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो महासागर विकास मंत्रालय था। आगे देखते हैं यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1993 ईस्वी में यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन से संबंधित 3 व्यक्ति प्रमुख हैं। तो सबसे ज्यादा प्रमुख सुंदरलाल बहुगुणा है, उसके बाद गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन से संबंधित है कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है संत जाम्भोजी अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश में 785 है, कर्नाटक में 563 है और 560 आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अब देखते हैं कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। अब जो है हम लोग लास्ट पेज में आ गए हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियां। पहला सम्मेलन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है यह 1972 में हुआ था। और इसका निर्णय क्या निकला? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना की गई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास।
अब दूसरा देखते हैं हेलसिंकी सम्मेलन, यह 1974 में हुआ। इसका निर्णय क्या निकला? तो इसका निष्कर्ष निकला सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। तीसरा है लंदन सम्मेलन, 1975 में हुआ। समुद्र में कचरे को निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। चौथा में है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, 1979 में हुआ। प्रजाति संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य रहा। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ। ओजोन स्तर यानी ओजोन परत का संरक्षण करने का मुख्य उद्देश्य इसका रहा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं रियो सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी प्रसिद्ध है, 1992 में हुआ। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। 9 नंबर में है क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी +5 सम्मेलन, तो 1997 में हुआ। एक 1992 में हुआ था और 5 साल के बाद हुआ 1997 में, तो इसको जो पृथ्वी +5 सम्मेलन बोला गया है। ग्रीन हाउस गैसों की पसंद तथा भूमंडलीय तापमान को कम करना, वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। जोहान्सबर्ग रियो 10 सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो है वह ये +10 सम्मेलन, इसको 2002 में किया गया इसका, और सतत विकास पर इसका बल दिया गया। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति जताई गई। 11 नंबर है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, और यह 2005 में हुआ। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। 12 नंबर है कोपेनहेगन सम्मेलन, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, यह 2009 में हुआ। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना इसका मुख्य उद्देश्य है। कानकुन सम्मेलन 2010, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन 17, 2011 डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई। दोहा सम्मेलन COP 18 2012 में हुआ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं रियो +20 सम्मेलन, पृथ्वी 20 सम्मेलन जो है 2012 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सो सम्मेलन 2013 ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति जताई गई। लीमा सम्मेलन 2014 में हुआ। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृति की गई। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि तैयार किया गया। अब देखते हैं आगे पेरिस सम्मेलन ये हो गया। बाब ईगली सम्मेलन मोरक्को 2016 में हुआ, और हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही का उद्घोषणा किया गया। बॉन सम्मेलन जर्मनी 2017 में। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। अगला है 22 में काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड 2018 में हुआ। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली तैयार किया गया। आगे है मैड्रिड सम्मेलन स्पेन 2019 में हुआ। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया। 24 नंबर में है ग्लासगो सम्मेलन UK में हुआ। 2021 में पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। शर्म अल शेख सम्मेलन मिस्र में हुआ। 2022 में जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई। लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई। अब जो है 26 नंबर है दुबई सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात, यह 2023 में हुआ। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना तथा ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अजरबैजान वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP29 की मेजबानी करेगा। अजरबैजान जो है वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP29 की मेजबानी करेगा। तो मित्रों आज जो है EVS का ये 3rd वीडियो कंप्लीट हो जाता है, और इन 3rd वीडियो को जो है मैं मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जो है उसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक करके आप लोग देखिएगा। इस पुस्तक का यानी महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा
लिखी गई पुस्तक जो कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विभिन्न एग्जाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस बुक का जो है मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके सभी टॉपिक को आप लोग अवश्य देखिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।